हेलो हेलो हेलो। खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जीके जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ 10 बजे तक रहेंगे ज़हूर लोलाबी। हमेशा की तरह इस खास प्रोग्राम में तज्जिया और तबसरा होगा, मुख्तलिफ इलाकों की खबरें आप तक पहुंचेंगी और न सिर्फ कौमी और मकामी सतह की खबरें बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी या इंटरनेशनली या ग्लोबली जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में खबरें हैं, पढ़ी और देखी जाने वाली इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जीके में हमेशा की तरह कोशिश ये भी रहेगी कि आप लोगों की बात भी सुनी जाए, आप लोगों के कॉमेंट्स के जरिए जो सवालात हम तक पहुंचते हैं उनका भी साथ साथ जवाब दिया जाए। और आज आप सब जानते हैं एतवार का दिन है, छुट्टी है, 18 मई है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की तारीख में अहमियत क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे में वो भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बताते चले मुख्तलिफ मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने और सुनने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे। वक्फे वक्फे से नशरियात फेसबुक पर आपके सामने आती रहेंगी। बराह रास्त आप हमारे साथ यूट्यूब पर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। खास तौर से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, भारत पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त कशीदगी के बाद पुरअमन सूरत हाल कायम करने की कोशिश और दोनों तरफ से जो अभी तक इकदाम उठाए जा रहे हैं उस ताल्लुक से बात होगी। मशरक़ वस्ता भी आपको लिए चलेंगे जहां पर एक अहम पेशरफ्त हुई है। इजलास में अरब लीग के क्या कुछ हुआ है, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमती सतह पर कुछ फैसले, सलामती के एतबार से कुछ अहम तरीन फैसले, दारुल हुकूमत दिल्ली से उनका जम्मू कश्मीर के अंदर असर क्या है आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। जरा चीजों को बारीकी से समझेंगे। जहां भारत की तरफ से डेलीगेशन तैयार किया गया है, कई लीडरान हैं 59 के करीब जिनके नाम हैं, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी के हैं, दीगर तमाम जमातें हैं जिनको बैरून मुल्क जाने का मौका मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो सारी सूरत हाल ब्रीफ करेंगे, दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक को बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे किया गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अब भारत की नकल कर दी है, उसने भी इकदाम शुरू कर दिए हैं। एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जाएगा, लंदन से पेरिस तक लोगों को समझाएगा कि किस तरीके से भारत की तरफ से कार्रवाइयां की गई और पाकिस्तान की तरफ से जो वहां पर उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस ताल्लुक से ब्रीफ किया जाएगा। एक एक करके उन खबरों पर भी चलेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे जहां पर कल तालीमी इदारों के अंदर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। पूरे खित्ते के अंदर स्कूल दोबारा से खुलेंगे क्योंकि सरहदी कशीदगी की वजह से बंद किया गया था। इस दरमियान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर शदीद गर्मी और हवा का मयार ख़राब होना भी बाइस से मुसीबत बन सकता है। इसके लिए भी मुसलसल एडवाइजरी जारी की जा रही है और महकमा मौसमियात ने भी साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के प्रेडिक्शन कर दिए हैं। एक एक करके उस पर भी चलेंगे। लेकिन जेके 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर इस वक्त आप सलाम जेके इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जब ज्वाइन किए हुए हैं तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटा जाए। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये देखा जाए कि 18 मई की अहमियत क्या है। हिस्ट्री ऑफ द डे ज़हूर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सीधा खबरों का रुख करें। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत ताई फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है। आज मई की 18 तारीख है, इतवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है। कौमी और आलमी सतह पर, हिंदुस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 18 मई 1974 में भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब राजस्थान में पहला एटमी तजुर्बा किया। और आज ही का दिन था 1756 में बरतानिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया। दोनों मुल्क के दरमियान आज से जंग की शुरुआत हुई थी। 1804 में 18 मई को नेपोलियन को फ्रांस का शहनशाह करार दिया गया, बादशाह बनाया गया। और 1703 में आज के दिन डच और अंग्रेज फौजियों ने जर्मनी के कोलोन शहर पर कब्जा किया, यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई। 1860 में आज के दिन अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने सदर के लिए अब्राहम लिंकन को उम्मीदवार बनाया, कैंडिडेट बनाया। और 1912 में आज के दिन पहली हिंदुस्तानी फीचर फिल्म पंडलिक जो है वो रिलीज़ हुई और इसकी शुरुआत आज के दिन से हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। 1950 में आज के दिन अमेरिका और यूरोप की हिफाजत के लिए 12 नेटो रुकन ममालिक मुस्तकिल तंजीम बनाने पर मुत्तफिक हुए कि एक मुस्तकिल तंजीम बनाई जाए। 1990 में आज के दिन मशरक़ी और मगरबी जर्मनी ने मॉनेटरी यूनियन माहिदे पर दस्तखत किए। और 2006 में आज से करीबन 19 बरस कबल नेपाल के बादशाह को टैक्स के दायरे में लाया गया, ये भी आज के दिन हुआ था। 1994 में आज के दिन इजराइल गजा पट्टी से पीछे हटा था
लेकिन पिछले 2 सालों से क्या कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। 2017 में आज के दिन साबिक मरकजी वजीर अनिल माधवी का इंतकाल हुआ था। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और 1933 में 18 मई को हिंदुस्तान के 12वें वज़ीर आज़म H.B. देवी गौड़ा की पैदाइश हुई थी और मुख्तलिफ सियासी लीडरों के आज जन्मदिन भी है और कुछ लोगों के आज के दिन वफ़ात भी हुई है। ये चंद पॉइंट जो हमने आपके सामने रखे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, एक एक करके हमने आपके सामने रखा। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे और सबसे पहले बात गज़ा की करेंगे, क्योंकि एक तरफ से जहां गज़ा और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला या मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन इजराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार इजराइल की बमबारी गज़ा पर जारी है और ताज़ा हमलों में करीबन 72 लोग जान बहक कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक तरफ से जहां मुज़ाकरात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा है। लगातार जो गज़ा के लोग हैं, खासकर ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और करीबन 2 साल इस जंग को होने को हैं और अब तक 52,000 लोग जो है फ़लस्तीनी और गज़ा के लोग वो इस हमले में जाँ बहक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि मुज़ाकराती अमल अगर शुरू हुआ है और जिस तरह से हमने देखा कि सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे, लेकिन उसका भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि लगातार बमबारी जो है वो इजराइल की तरफ से जारी है। बड़ी खबर कि गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान जब से मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू होंगे इसका फैसला हुआ, यानी हमास और इजराइल के दरमियान आज से मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। इसमें कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एक तरफ जहां मुज़ाकराती अमल की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बातचीत की तरफ या टेबल की तरफ आप बढ़ रहे थे और ऐसे में शदीद किस्म की बमबारी गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में की गई है। अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक गज़ा का जबलिया कैंप, कुवैत की तरफ से बनाया गया एक खास अस्पताल जिसको निशाना बनाया गया है, और सुबह सुबह होने वाले हमलों में, जिसमें अल-मवासी के इलाके के अंदर हमले में कुल मिलाकर 72 लोगों की जान जा चुकी है। इसकी तस्दीक बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से कर दी गई है और फ़लस्तीन की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने भी इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। एक सेफ जोन करार दिया गया था अल-मवासी, लेकिन इसी इलाके के अंदर मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले या वार्तालाप जैसे ही शुरू होनी थी उससे कुछ घंटे पहले शदीद किस्म की बमबारी में हमास के लीडरान का नाम लेकर ये बमबारी की गई है, लेकिन आम शहरियों की मौत हुई है। बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद है जो मुतासिर हुई है, जिसकी कंफर्मेशन इदारों की जानिब से या मीडिया की तरफ से कर दी गई है। ये एक खबर, लेकिन साथ साथ दूसरी खबर भी चलेंगे और आपको बताएंगे कि गजा की सूरत हाल, लेबनान के अंदर, सीरिया के अंदर या दीगर अरब ममालिक में जो कुछ चल रहा है, इस सारी सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए इराक के शहर बगदाद के अंदर अरब लीग का इजलास शुरू हो गया है। और पहले चंद घंटों के दौरान जो बातें हुई हैं, जो एजेंडा सेट था, वो गजा की सूरत हाल बेहतर करना था। और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक 34वें अरब लीग का सरबराही इजलास, जिसमें तकरीबन 6.5-7 घंटों के दौरान गजा की सूरत हाल पर ही डिस्कस हुआ। इराक, लेबनान, इसके अलावा गजा जो टॉप ऑफ द एजेंडा था, लेकिन अनाउंसमेंट्स भी कुछ बड़ी हुई हैं। और बगदाद के अंदर होने वाले इस इजलास में, जहां पर तमाम कायदीन की जानिब से, तमाम लीडरान की जानिब से यह फैसला हुआ बइत्तफाक़ राय कि आइंदा जो भी हिकमत अमली रहेगी, गजा को असर नौ तामीर करने में तमाम अरब ममालिक का कलीदी किरदार होगा, जिसमें बड़े ममालिक आगे रहेंगे, छोटे ममालिक उनके साथ रहेंगे। एक तो ये, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भी खिताब किया 34वें इजलास जो अरब लीग का है। 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक तो मुकम्मल तौर पर और परमानेंट सीज फायर गजा के अंदर हो। अरब लीग के इस इजलास में इस पर एक करारदाद भी पेश कर दी गई है, जिसमें यह भी कहा गया कि जबरन लोगों को घरों से निकालना यह भी गैर कानूनी है। जो सेटलमेंट्स इजराइल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और जो गैर मकामी उनको वहां पर बसाना, यह भी गैर कानूनी है। और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 2 रियासती हल पर जोर दिया है। उनके मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है और दुनिया भर के तमाम उन ममालिक से जो इस मुश्किल सूरत हाल में मुतासरा इलाकों या जंगजदा इलाकों के साथ खड़े हो सकते हैं, इमदाद के लिए भी उनसे अपील की गई है।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जो भी कार्रवाइयां अभी तक की गई है, चाहे उसमें 7 अक्टूबर 2023 का हमास का इजरायली शहरियों पर, फोर्सेस पर हमला हो, उसकी मजम्मत की गई और यहां तक कहा गया कि जो यरगमाल है, जिन लोगों को अपने साथ हमास के उस वक्त जितने भी लोग थे वो लेकर चले गए थे, उनकी फिलफौर रिहाई होनी चाहिए और परमानेंट सीज फायर और 2 स्टेट सोल्यूशन ही परमानेंट पीस की तरफ शायद बड़ा और अहम कदम हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस को सुनिएगा, जिनने मौजूदा सूरत हाल पर तकरीबन 2.5 मिनट तक बोला। हालांकि बाकी ममालिक का भी जिक्र किया, लेकिन वो खास हिस्सा जिसमें गजा की सूरत हाल, फलस्तीन और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट पर खास तौर से उन्होंने तवज्जो मबजूल कराई है। Punishment of the Palestinian people. We need a permanent ceasefire now. The unconditional release of all hostages and the free flow of humanitarian aid, ending the blockade now. I am alarmed by reported plans by Israel to expand ground operations and more. And I emphasize that the United Nations will not participate in any so-called aid operation that does not adhere to international law and humanitarian principles of humanity, impartiality, independence and neutrality. And I reiterate my appeal for the urgent and full support of UNRWA's work, including financial support. We reject the repeated displacement of the Gaza population, and we obviously reject any question of forced displacement outside of Gaza. We must also stay focused on the terrible situation in the occupied West Bank. Let's be clear, annexation is illegal, settlements are illegal. Only a 2-state solution can deliver sustainable peace. Israel and Palestine living side by side in peace and security, with Jerusalem as the capital of both states, in line with UN resolutions, international law, and previous agreements. The high-level conference in June, co-chaired by France and the Kingdom of Saudi Arabia, is an important opportunity. The world, the region, and most of all the people of Palestine and Israel cannot afford to watch the 2-state solution disappear before our eyes. The goal has never been more imperative, but unfortunately, it also looks more distant. The international community has an enormous responsibility in this decisive moment. मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे थे, अरब लीग के इजलास से खिताब कर रहे थे। इंसानी इमदाद और ख़ास तौर से इमदादी काम जो सामान है उसकी तरसील को यकीनी बनाया जाए गजा के अंदर। दूसरा, मुतअद्दिद ममालिक से, कई देशों से कहा गया कि वो भी फंड्स के लिए आगे आए और इसमें $40 मिलियन का जो तकरीबन मदद करनी है या इमदाद करनी है वो सिर्फ लेबनान और इराक की तरफ से की जाएगी, जो गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिबिल्डिंग के लिए उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई। और कोई भी गजा के शहरियों को, फलस्तीन के शहरियों को गजा पट्टी से बाहर निकालने के लिए कोई इकदाम होगा उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाएगी। एक तो खुलकर इस पर बात की गई, लेकिन बात अब जरा उस खित्ते की जहां पर जंग जैसे हालात बने, रफ्ता रफ्ता ही सही, सरहदी इलाकों के अंदर खामोशी जरूर है, लेकिन मजीद सूरत हाल न बिगड़े, इस तरह के इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। जंगबंदी पर मुलाकात आज फिर से होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बात करेंगे। सरहद पर तनाव करने पर तफसीली तबादला ख्याल होगा और हो सकता है कि आज एक नई तारीख भी हम सबके सामने आ जाए। पाकिस्तान ने ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी है, भारतीय हुकाम की जानिब से अभी इस पर बयान आना बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक कल यानी 18 तारीख को, जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और वो 18 तारीख आज है, उनके मुताबिक 18 तारीख को एक और मीटिंग होने जा रही है DGMOs लेवल की। असल बात यह है कि 11 बल्कि 10 तारीख को पहली एक मीटिंग हुई जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से DGMO लेवल पर बातचीत के लिए भारत के साथ ख्वाहिश का इजहार किया गया। 10 मई को DGMO लेवल की बातचीत हुई और 12 मई तक उसके बाद सीज फायर एक्सटेंड किया गया। सरहदों पर खामोशी बहुत हद तक थी। फिर 12 तारीख को दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ और भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जो कि आप सब जानते हैं, जिनकी तरफ से मुसलसल न्यूज़ ब्रीफिंग भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के मुतालिक दी गई और क्या इकदाम तीनों अफवाज की जानिब से किए गए उस पर ब्रीफिंग न्यूज़ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके सामने देते रहे।
ये दोनों फिर से आज हॉटलाइन पर हो सकता है कि बात करें। फौजी हुकाम की जानिब से अभी तक कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कंफर्मेशन की है कि आज दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस एक दूसरे से बात करेंगे। और जो 18 तारीख थी, 12 तारीख को यह फैसला हुआ था, पहले 10 को हुआ कि 12 तारीख तक सीज फायर में एक्सटेंशन हो, उसके बाद 12 तारीख को फैसला हुआ कि सीज फायर को 18 मई तक एक्सटेंड किया जाए, और वो 18 तारीख आज है। हमारी जानकारी के मुताबिक 11 बजे के बाद आज दोनों डीजीएमओज बात कर सकते हैं, जिसके बाद एक नई तारीख सामने आ सकती है। लेकिन इस बीच भारत की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि सीज फायर कब तक चलेगा, कैसे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, ये इन्हिसार पाकिस्तान पर करेगा, डिपेंड पाकिस्तान की अथॉरिटीज पर है, पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तान की अफवाज पर है। अगर उनने सीज फायर तोड़ा तो खुलकर और मौसर जवाबी कार्रवाई भारत सरकार, भारतीय अफवाज या जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन आज इंतजार कीजिएगा, दोपहर आते आते मजीद डेवलपमेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हो सकती हैं। बॉर्डर एरियाज के अंदर लोगों को मजीद एक अच्छी खबर मिल सकती है, जिनने अब आहिस्ता आहिस्ता उन मुतासरा इलाकों में वापस लौटना शुरू कर दिया जहां पर शदीद किस्म की शेलिंग या पाकिस्तान की तरफ से होने वाली बमबारी में हजारों लोग मुतासिर हुए और मुख्तलिफ अजला के अंदर 20 के करीब जाने गई, बल्कि इससे ज़्यादा भी फौजी एहलकार भी कई एक जगहों पर जो मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर जिनने अपनी जानें कुर्बान की, और आम शहरियों को भी उस वक्त निशाना बनाया गया जब 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 6 और 7 की दरमियानी शब को, और उसके बाद 8, 9 और 10 को पुरतनाव सूरत हाल के बीच सरहद पार से होने वाली गोलाबारी पर अब कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सीज फायर मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डीजीएमओ लेवल की बातचीत आज फिर से होने जा रही है। 11 बजे के बाद पेशरफ्त का इम्कान है। इस बातचीत पर सबकी नज़र रहेंगी कि आगे क्या ये जंगबंदी आगे बढ़ेगी या नहीं। और आपको बता दें कि करीबन चौथे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 3 मरतबा दोनों डीजीएमओज पाकिस्तान और भारत के आपस में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हो रही है, तो और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि भारत अब पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है, और इस हवाले से अहम मुल्कों में अरकान पार्लियामेंट के वफूद जाएंगे। और खबर यह भी है कि इनमें जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के ग़ुलाम नबी आज़ाद, जो राज्यसभा के मेंबर गुलाम अली खटाना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ अहमद, वो भी ये जो डेलीगेशन है उनका हिस्सा रहेंगे, इन वफद का हिस्सा रहेंगे। और आपको बता दें कि ये डेलीगेशन मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगा। भारत पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सफारती जंग 7 कुल जमाती टीमें तश्कील दी गई है, जो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। इस सिलसिले में एक वफद अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अरकान से भी मुलाकात करेगा। और ज़राए के मुताबिक एक वफद में 5-5 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। 7 वफूद के बैरून मुल्क दौरे 23 या 24 मई को शुरू होने हैं, जिनको इन डेलीगेशन की जो क़यादत करेंगे इनमें शशि थरूर है, रविशंकर प्रसाद है, इस तरह संजीव कुमार झा है, और भी मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनमें अरब ममालिक भी हैं, यूरोप और अमेरिका के साथ जुड़े कई देश, कई ममालिक जहां पर ये दौरे होंगे। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करने वाले जो लोग हैं 8 मेंबरान हैं। इसमें बैजयंत पांड्या है बीजेपी से, निशिकांत दुबे गोन कौनियक बीजेपी से, रेखा शर्मा एमपी बीजेपी की, असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, सनातन सिंह संधू एमपी हैं, नॉमिनेटेड हैं, गुलाम नबी आज़ाद जैसे ज़हूर ने बताया जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला है। इसके अलावा हर्ष श्रृंगला जो एम्बेसडर रहे हैं भारत के, वो भी इस दौरे पर इनके साथ रहेंगे। सऊदी अरब, इसके अलावा कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे। इसके साथ साथ यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क भी एक वफद जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और सिंगापुर भी 8 से 9 लीडर्स जाएंगे। इसी तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेरा लियोन, यहाँ पर भी ये तमाम लोग जाएंगे। एक ग्रुप जाना है जिसमें 8 लोग होंगे। अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया में भी 9 लोग जाएंगे। इसके अलावा स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लिटविया, रशिया, ये वो लोग हैं, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर 8 मेंबर्स जाने हैं। इसकी कंफर्मेशन कल ही हुकूमत की जानिब से कर दी गई थी। इजिप्ट, कतर, एथोपिया और साउथ अफ्रीका के लिए भी, जिसमें सुप्रिया सूले एनसीपी की लीडर हैं, वो लीड करेंगी इस ग्रुप को।
9 मेंबर्स का ये ग्रुप जाएगा। ये तो एक तरफ की बात, इन लीडर्स को पूरी तरीके से तैयार रखा गया है, 50 से ज्यादा लीडर्स जिनके दौरे 23 तारीख से शुरू होंगे। लेकिन बात पाकिस्तान की भी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी आलमी सतह पर कोशिशें तेज कर दी है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक और इकदाम, एक और कोशिश दुनिया भर के सामने लाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दी गई है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है सरकारी सतह पर कि भारत के बाद पाकिस्तान की तरफ से नकल की गई इकदामात उसी तरह का जैसे भारत ने किए। हुकूमती सतह का एक डेलीगेशन दुनिया भर के कई देशों में जाएगा, कई ममालिक में जाएगा और भारत के बाद पाकिस्तान के कई एमपीज जो बाकी मुल्कों में जाने हैं। अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स, ये वो 4 मकामात हैं जहां पर पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर है, वो लीड करेंगे ग्रुप को। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक होंगे, इंजीनियर खुरम दस्तगीर होंगे, सेनेटर शेरी रहमान होंगे, हिना रब्बानी खर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर वो होंगी, फैसल सब्जवारी होंगे, तहमीना जंजुआ होंगी और जलील अब्बास जिलानी। ये वो 7 से 8 लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ से तैयार किए गए हैं और अब भारत के डेलीगेशन के बाद ये लोग भी जाएंगे। और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस बात की कंफर्मेशन की, एक्स पर लिखा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कांटेक्ट किया है, उन्हें रिक्वेस्ट की है कि एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे इंटरनेशनल स्टेज पर, कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी करे, लेकिन इस डेलीगेशन के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश कि वो भी अमन खित्ते के अंदर चाहता है। अब उन्होंने फख्र महसूस करते हुए इस इकदाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या PMLN के जो उनका अलाई है, उनका पार्टनर है, हुकूमत उनके साथ चलती है, इन तमाम लोगों के जिम्मेदारान या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर करेंगे। इसके लिए सबकी नजरें होंगी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या बातें वहां पर की जाती हैं और अभी तक वो इस पूरे माहौल को अपने फेवर में करने की भरपूर कोशिश मीडिया के जरिए या सरकारी इदारों के जरिए, सरकारी मशीनरी के जरिए करता रहा है, अगरचे चीज़ें उसके फेवर में नहीं गई हैं। लेकिन बात ज़रा बांग्लादेश की भी करते हैं, क्योंकि भारत ने तिजारती सतह पर कुछ बड़े फैसले लिए। तुर्की और अजरबैजान के साथ तिजारती सतह पर नाराज़गी या फिर दूरियों के बाद बांग्लादेश के साथ भी अब आहिस्ता आहिस्ता रवाबित ऐसा लग रहा है कि ख़राब होंगे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ऐसी मुंतखब अशिया हैं जिनकी बाज़ाब्ता जिन पर पाबंदी आयद कर दी है। और ये जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भारत सरकार की तरफ से उस वक्त लगाई गई जब बांग्लादेश से भी कुछ ऐसे आवाज़ें उठी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी थी और दरामदात पर यह पाबंदी आयद करने का उसी वक्त फैसला लिया गया। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के साथ जो तिजारत थी वो अब मुतासिर मजीद होगी। रेडीमेड गारमेंट्स, इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बांग्लादेशी खेपों को पूरी तरीके से यहाँ पर रोका गया है। भारत के रास्ते नेपाल और भूटान ये मुंतकिल होते थे, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। अब जो बांग्लादेश से ख़ास तौर से जो फ्लेवर्ड बेवरेजेस थे, जूस वगैरह थे, कॉटन था, कपड़ा, डाइस और वुडन फर्नीचर, ये किसी भी तरीके से बांग्लादेश से इसकी दरामदात की इजाज़त नहीं होगी। और जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर या इसके अलावा चंद्रबुद्धा के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, इन तमाम हिस्सों पर सख्त निगरानी के लिए हुकूमती इदारों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को कह दिया गया है। किसी भी तरीके से भारत के अंदर जो चीज़ें इस फहरिस्त में तैयार करके बताई गई हैं, एडिबल ऑयल है, क्रश स्टोन है, मछली है, पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या LPG है, ये तमाम चीज़ें, इन पर कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऊपर गिनकर बताई, जिसमें वुडन फर्नीचर हैं, इसके अलावा कस्टम स्टेशंस जहाँ पर जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं वहाँ पर ख़ास तौर से निगरानी जब बढ़ाई गई है तो खाने पीने की जो अशिया आती थी, और नाहवा, शिवा और कोलकाता सी पोर्ट से जो चीज़ें आती थी, लैंड पोर्ट्स के ज़रिए मुकम्मल तौर पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता सी पोर्ट्स और नाहवा शिवा, ये 2 ऐसे एरियाज हैं। कुछ एक मकामात को छोड़ा गया है, बाकी मैक्सिमम एरियाज भारत सरकार की तरफ से बंद किए गए और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये पाबंदियां उस वक्त लगी हैं, इस सिलसिले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT की जानिब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मातहत काम करने वाला एक इदारा है, उनकी जानिब से
एक फहरिस्त तैयार की गई है, कैटेगरी सामान की तैयार की गई है कि बांग्लादेशी जो शिपमेंट्स हैं वो इंडिया से नेपाल और भूटान जाते थे, कैसे कहां पर पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत है। इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो सख्त फैसले अब उन ममालिक के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता लेना भारत ने शुरू कर दिए हैं जिनने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की तरफ जरा सी भी आवाज़ बुलंद की। लेकिन बात जरा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी आपको बताते हैं और उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। भारत सरकार की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक अब दुनिया भर के अंदर जहां पर डेलीगेशंस जाएंगे, भारत के नुमाइंदे जाएंगे, वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान गुजरात से सामने आया, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हमने दाखिल होकर हमला किया, 100 किलोमीटर अंदर दाखिल हुए और अब जो जवाबी हमले करने की कोशिश और एटमी धमकियों से डराने की कोशिश, इस तरह कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कार्रवाई, कोई भी धमकी भारत के खिलाफ काम नहीं कर सकती। ये बयान उस वक्त आया जब गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर दाखिला अमित शाह है, उनने पाकिस्तान में के अंदर दाखिल होकर हमले की तस्दीक की और ये भी कहा कि सिंदूर ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने ना कोई पाकिस्तानी फौज को, फौजी तंसीबात को, पाकिस्तान के शहरियों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो अहदाफ थे वो तय थे और वो अहदाफ थे दहशतगर्दों के ठिकाने, जैश और लश्कर के ठिकाने, उनको टारगेट किया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया और यही बुनियादी मकसद था। और कहा गया कि मजीद इस तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी अगर पड़ोसी मुल्क ने 2019 जैसे और फिर पहलगाम जैसे अफसोसनाक वाकयात को दोहराने की कोशिश की या साजिश हमारे शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस या मुल्क की अंदरूनी सलामती के खिलाफ की। इतना ही नहीं, ये भी तस्दीक की कि 100 से ज्यादा दहशतगर्द इन हमलों में मारे गए, जिससे पाकिस्तान मुसलसल इनकार करता नजर आया और इस ऑपरेशन से दुनिया भी मुतासिर हुई है कि आपने सही और सटीक निशाने लगाए और वो भी दुश्मन की सरहद के अंदर दाखिल होकर। वज़ीर दाखिला अमित शाह को सुनिएगा। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुकुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने गुजरात से बात कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक का बयानात का सिलसिला और भी तेज हुआ है। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो उन लोगों की बात करेंगे जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे लेकिन गिरफ्तारियां कर ली गई है। इसकी तस्दीक भारत सरकार की जानिब से या कंसर्न एजेंसीज की जानिब से कर दी गई है। लेकिन साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक अहम तरीन फैसला लिया गया है, कुछ इकदाम शहरियों के लिए, कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए, और इन सब के बीच में साबिक वो तमाम लोग जो एक्स सर्विसमैन हैं
उनको भी जिम्मेदारियां अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मकामात पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलने जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। 9:07 हुआ। चाहते हैं आगे बढ़ेंगे, बात उन लोगों की भी करेंगे जिन्होंने, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो कुछ लोगों ने जासूसी का काम किया और अब इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। और हरियाणा के एक मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ख़बर यह भी है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार से राब्ते में थी, उन्हें जानकारी फराहम करती थी, जिसके बाद अब पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा है और फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये यूट्यूबर ही नहीं बल्कि मज़ीद 5 भारतीय भी हैं, भारतीय शहरी है, लेकिन उन्होंने इस दौरान जासूसी का काम किया है। लेकिन अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की हिसार पुलिस ने खातून यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस स्टेशन जो है एक हाई प्रोफाइल केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुबैना तौर पर वो दानिश नाम के पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार से राब्ते में थी, जिसने मुबैना तौर पर उनकी पाकिस्तान में जाने की मदद की। ज्योति एक ट्रैवल चैनल चलाती है, लेकिन उन पर पाकिस्तान के साथ हसास मालूमात शेयर करने का इल्ज़ाम है। FIR की जो कापी है उसके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया है कि वो यूट्यूब पर ट्रैवल विद जो के नाम से एक चैनल चलाती है। ज्योति साल 2023 में पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली गई थी, जहां उनकी मुलाकात एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से हुई। उन्होंने एहसानुर रहीम उर्फ दानिश का मोबाइल नंबर लिया था, फिर वो एहसन से बातें करने लगी। उसके बाद वो 2 बार पाकिस्तान गई, जहां एहसानुर रहीम के मशवरे पर उनकी मुलाकात एहसन के एक और जानने वाले अली अहवान से हुई। अली अहवान ही ने उनके क़याम और सफ़र का यहाँ से इंतज़ाम किया। ज्योति ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में अली अहवान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात कराई थी। फिर इससे शाकिर और राना शहबाज से भी मिली थी। उन्होंने शाकिर का मोबाइल नंबर ले लिया था और अपने मोबाइल में इसे रंधावा के नाम से महफूज कर लिया था ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वो दोबारा भारत वापस आ गई। फिर वो व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनके साथ राब्ते में थी और मुल्क मुखालिफ जानकारी और हसास मालूमात भारत से वो पाकिस्तान भेज रही थी। वो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अफसर एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से कई बार मिलती रही। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें हरियाणा के हिसार अदालत में पेश किया है, जिसके बाद इन्हें फिलहाल 5 रोज़ा पुलिस रिमांड भेज दिया गया है।
हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा से हालिया दिनों में 4 जासूस अभी तक पकड़े गए हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के अलावा अरमान वल्द जमील को हरियाणा के नोह जिला के नगीना थाना इलाके के तहत राजका गांव से गिरफ्तार किया गया। नगीना अरमान पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम है। इससे कबल पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र ढलवान को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया था। उन पर ऑपरेशन सिंदूर और खोज के बारे में जानकारी पाकिस्तान भेजने का इल्ज़ाम है। पानीपत पुलिस ने 24 साला नोमान इलाही को भी गिरफ्तार किया है। नोमान पर पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द इकबाल को मुल्क की हसास मालूमात भेजने का इल्ज़ाम है। यहाँ ज्योति मल्होत्रा के जरिए दौरा पाकिस्तान के वक्त वो वीडियोज हैं वो भी शेयर किए गए हैं कि कब वो पाकिस्तान गई थी, कई दौरे किए थे, फिर वापस आए। हाई कमीशन के एक एहलकार के साथ बताया जा रहा है कि राब्ते में थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने शिकंजा कसा है। अभी पुलिस रिमांड में है और ज्योति मल्होत्रा ही नहीं बल्कि मजीद 5 भारतीय शहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जिन्होंने जासूसी का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक बात चल रही है। तो ये वो लोग थे जो ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी पल पल की जानकारी पाकिस्तानी साथियों या उन तमाम हैंडलर्स के साथ शेयर कर रहे थे जो पाकिस्तान के या तो हाई कमीशन में थे या कहीं किसी इदारे के साथ मुंसलिक थे। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इजीली एक्सेस मिलना, कहा जाता है कि ISI के लोग या हाई कमीशन में बैठा वो जो दानिश नाम का व्यक्ति था उसने ही ज्योति को बहुत सारे लोगों से मुलाकात करवाई, खाने पीने रहने का इंतज़ाम, पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान के अंदर। और फिर यहाँ तक कि जिन लोगों का उनने इंटरव्यू किया उनमें कई लोग ऐसे थे जो उन ग्रुप से थे जो पंजाब को मुल्क से अलग करना चाहते हैं, यानी खालिस्तान फ्रंट वाले, और न जाने कौन कौन से नाम दिए गए। उन लोगों के साथ मुलाकातें। फिर मरियम नवाज के साथ भी एक बार एक व्लॉग के दौरान वो उनका इंटरव्यू कर चुकी हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी सारी ऐसी बातें कही गई थी जिस पर वो मुस्कुराती हुई नजर आई थी। तो शक व शुबहात का ये जो डाउट्स है ये दायरा और वसी होता जा रहा है, इसलिए ज्योति के लिए मुश्किलें। फिलहाल 5 दिन की वो पुलिस रिमांड में ली गई है। इसकी पुलिस ने भी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक जब बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के लिए कदम उठाया जा रहा है और हर जगह कोशिश हो रही है कि अहम तरीन बुनियादी ढांचे और हसास मकामात पर नजर रखी जा सके ताकि मुल्क की हिफाजत को या अंदरूनी सलामती पर, जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर है, वो बेहतर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी अब मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड एहलकार हैं, उनको देने की तैयारी की जा रही है पूरे 20 के 20 अजला में जम्मू कश्मीर के अंदर। और सरकार की जितने भी अहम तरीन और हसास मकामात हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, पावर ब्रिजेस हैं, पुल हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजली के बड़े मंसूबे हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह पर ये इकदाम किए जा रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन को जिम्मेदारियां दी जाएं। और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एक प्रपोजल उनके सामने आया था, क्या चीजें थी जिनको एक एक करके अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो एक्स सर्विसमैन हैं, क्या ये तमाम एजेंसीज, तमाम इदारों से हैं जो सबकदोशी के बाद अब एक और बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं? पहली बात यह है कि जो हालिया कशीदगी हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और इस दौरान जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो है अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो जम्मू कश्मीर सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने एक प्रपोजल रखा, एक तजवीज़ उन्होंने सामने रखी कि जो साबिक फौजी एहलकार हैं, जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं या एहलकार हैं, उनको उनकी खिदमत जो है वो अंजाम दी जाए। और उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने या जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंजूरी दे दी। और इसमें तकरीबन 4000 वो फौजी एहलकार है जो एक्स सर्विसमैन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं या जो रिटायर हुए हैं,
और जी। इन्हें उन जगहों पर तैनात किया जाएगा वॉलंटियरी तौर पर। जैसे आपने भी कहा कि इंपॉर्टेंट जो ब्रिड्ज है, जो इंस्टॉलेशन है, जो सरकारी जो तनसीबात जिसे हम कहते हैं, या जो अहम जो फौज के जो डिपोज होते हैं, वहां पे इनको तैनात किया जाएगा। जैसे हमारी मेगा जो टनल्स है, वहां पे रेलवे ब्रिजेस हैं, या कुछ हसास मकामात हैं, वहां पे इन एहलकारों की जो खिदमात है अंजाम दी जाएगी, वहां उसकी हिफाजत के लिए इन्हें तैनात किया जाएगा। और जी। इसमें 435 पहले ही सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, और 435 वो लोग हैं इसमें जिनके पास पहले ही तस्लीम शुदा जो लाइसेंस हैं, गन लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, या असलहा की जो लाइसेंस है वो उनके पास है। और कुल इनकी तकरीबन 4000 तादाद है। और इन 4000 अफराद को या 4000 साबिक फौजी एहलकारों को इन इंपॉर्टेंट तनसीबात की जगह पर, या इंस्टॉलेशंस, ब्रिज या पावर स्टेशंस या पावर प्रोजेक्ट्स या डैम्स के पास जो है उसकी हिफाजत के लिए तैनात किया जाएगा। अलबत्ता एक चीज गवर्नमेंट ने अपने उस ऑर्डर में कहा है, जो ये अप्रूवल हुआ है, वो ये है कि इन लोगों को कम्बाट के लिए जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर जंगी सूरत बनती है तो जंग के लिए, जंग के पर्पस के लिए ये लोग तैनात नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनकी एक निगरानी रहेगी अहम और हसास मकामात पर, यानी हम इस तरह से समझे कि एक केयर टेकर के तौर पर जो है तैनात कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से सरकार ने कहा है कि जो सैनिक वेलफेयर जो ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट सतह के अक्रॉस द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उनकी निगरानी में ये काम करेंगे। और वॉलंटियर बेसिस पर ये जो इमरान ये भी बताइएगा, ये जो साबिक फौजी एहलकार है, क्या ये किसी मखसूस बटालियन के होंगे, या कुल मिलाकर जितने भी फौजी एहलकार है सबके लिए ये है कि 4000 की अब तैनाती होगी? देखिए जहूर साहब, अगर आपको याद होगा कि कोविड-19 के दौरान भी जनरली जो हमने देखा कि फौज के जो साबिक एहलकार थे उनकी खिदमात उस वक्त भी ली गई थी। और इस बार भी चूंकि जंगी सूरत हाल है, सूरत हाल बनी थी, और अब बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी सामने आया है। और उस सारी सूरत हाल के बीच में ये कोविड-19 के दौरान या इससे पहले भी बहुत मरतबा देखा गया कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी बरोकार लाया है सरकार ने। और इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक बटालियन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि जो जितने भी रिटायर्ड फौजी एहलकार है और जिसमें 4000 फिलहाल जो है वो मुंतखब किए गए हैं, उनको अहम जगहों पर जो है तैनात किया जाएगा। और पर्पस ये है कि ये इंपॉर्टेंट ब्रिज, इंपॉर्टेंट टनल्स, इंपॉर्टेंट जो आर्मी के या फौज के जो इंस्टॉलेशन से जो डिपोज वहां पर इनकी तैनाती होगी। अच्छा, एक चीज और भी समझने वाली है इमरान, ये 4000 वाला क्या ये एक तरह का कामयाब तजुर्बा जो पहले हुआ कोविड के दौरान 2500 लोगों पर, उसके बाद ये फैसला हुआ मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, और ये अपनी विल से तमाम लोग होंगे, मैक्सिमम लोग, चूंकि लफ्ज़ वॉलंटियर इस्तेमाल किया गया है तो दैट मीन्स मैक्सिमम लोग जो होंगे वो खुद जो काम कर सकते हैं, उनको शायद एक तरह से आज़ादी भी दी गई है इस मामले में। देखिए, पहली बात यह है कि जो तजुर्बा किया गया था कोविड-19 के दौरान, जाहिर सी बात है अगर वो तजुर्बा फेल होता, अगर वो नाकारा होता तो शायद इनकी खिदमत इस वक्त नहीं ली जाती। लेकिन वो तजुर्बा कामयाब हुआ तो जाहिर सी बात है इनको दोबारा से जो है एक खिदमत दी जा रही है। दूसरा ये कि जिस तरीके से हमने कहा कि ये जो 4000 लोग हैं, ये वो एहलकार है जो वेल ट्रेनड है, जो फिजिकली भी अभी फिट है, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड जम्मू कश्मीर है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और अब इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी सैनिक वेलफेयर बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर इनको ट्रेन किया जाएगा, और इनकी मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद ही तरबियत के बाद इनको जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा रही हैं। इमरान नाइक को बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जानिब से, जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो फौजी एहलकार हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम माजी में भी जहाँ पर मुल्क को ज़रूरत पड़ी वहाँ पर किया है, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड्स हैं, एक तो वो उनके मातहत ये काम करेंगे, और दूसरी बात ये कि ज़िला इंतज़ामिया और जो पुलिस हुकाम है उनकी हम आहंगी या उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ा मजबूत और मुस्तहकम होगा, तभी ये काम कामयाबी के साथ आगे चलेगा, जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर आयद होती है। और वो जो कोविड-19 के दौरान 2500 लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई अलग अलग मकामात पर, जब सबसे ज़्यादा मरीज़ अस्पतालों तक पहुँच रहे थे, हेल्थ सेंटर्स तक पहुँच रहे थे, उनकी मदद के लिए भी आगे आए थे और रज़ाकाराना बुनियादों पर इन लोगों ने काम किया। और यहाँ पर भी बाज़ाब्ता तौर पर तरबियत याफ्ता ये जो रिटायर्ड लोग हैं वो आगे जाएंगे। इससे पहले ब्रेक पे जाएँ, एक इतला भी आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पर कई बगैर किसी तहकीक का और बगैर किसी
सरकारी इंफॉर्मेशन का हवाला दिए। कई लोगों की तरफ से खबरें अलग अलग जगहों पर ये चलाई जा रही है कि सरहदी बेल्ट को, सरहदी इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया गया है। ये एक तरह की हैरासमेंट है, लोगों को पैनिक सिचुएशन में डालने का काम है। इस पर पुलिस अथॉरिटीज को फौरी तौर पर काम करना भी पड़ेगा और किया भी किया गया है। राजौरी पुंछ के अंदर, इसी तरीके से करना, कुपवाड़ा और बारामूला के उड़ी ब्लॉक के अंदर जहां पर इस तरह की खबरें मौसूल हुई कि बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी। लोगों को कहा गया था कि चंद शरपसंद अनासिर जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि शहर के शहर भी खाली कर दो, गांव भी खाली कर दो। लेकिन जब पुंछ पुलिस ने देखा कि पुंछ शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अफवाहें हैं, कल मुतअद्दिद वीडियोस देखी जहां पर मामूल के मुताबिक सरगर्मियां जारी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ ज़रा पुंछ पुलिस को एक इतला मिली कि चंद शरपसंद अनासिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर मुसद्दिक़ा और झूठी खबरें फैला रहे हैं, जिनका मकसद अवाम को गुमराह करना है, हिरासा करना है। पुलिस के मुताबिक ऐसे इकदाम न सिर्फ अवाम में गैर ज़रूरी खौफ व हिरास, बेचैनी और उलझन पैदा कर रहे हैं, बल्कि कानून के तहत संगीन जुर्म के ज़ुमरे में भी आते हैं। और पुलिस ने आवाम से ये गुजारिश की है कि किसी भी गैर मुसद्दिक़ा इतला पर यकीन न किया जाए, आगे न बढ़ा जाए, जब तक कि सरकारी ज़राए से तस्दीक शुदा ये खबर ना हो। पुंछ पुलिस ने जाली खबरों के फैलाव पर भी सख्त वार्निंग जारी कर दी है शरपसंद अनासिर के लिए और वाजे किया कि जो भी अफराद झूठी मालूमात या ये जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये किसी भी तरीके से फैलाने में मुलव्विस पाया गया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और साइबर निगरानी की टीमें भी सख्ती के साथ ऐसी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक अकाउंट, स्नैपचैट, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है। और यूट्यूब के जितने भी छोटे बड़े पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं, उन पर भी मुसलसल उनके कंटेंट को देखा जा रहा है। और ऐसे अफराद की शनाख्त के लिए कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है जिन्होंने सबसे पहले इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाई। पुलिस के मुताबिक शहरियों से अपील की गई है, सिर्फ पुलिस या जिला इंतजामिया की मुस्तनद और जो तस्दीक शुदा जराए से मालूमात आएंगी, खबरें आएंगी, वही हासिल करें। किसी भी मुश्तबह या गुमराह कुन मवाद या कंटेंट की फौरी इतला कंसर्न पुलिस थाने को दे, इससे पहले कि इलाके के अंदर पैनिक सिचुएशन हो, लोग नाराज हों, लोगों में डर और खौफ या बेचैनी की जो कैफियत है वो पाई जा रही है। इस तरह के कंटेंट से बचने के लिए पुलिस अथॉरिटीज़ ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। ब्रेक के उस पर वापस लौटेंगे तो अब ये कार्रवाइयाँ उन जगहों पर भी शुरू हो गई हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स का तो गलत इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, लेकिन बेसिक जो काम है वो सिम कार्ड्स का भी होता है। लेकिन जो सिम वेंडर्स हैं, सिम बेचने वाले जो काम करते हैं, उन पर भी ज़रा नकेल कसने की कोशिश हो रही है। ज़रा इस पर मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा जल शक्ति ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में क्या पाया है, बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर में जो एक्स ग्रेशिया था, जो रिलीफ थी, उसकी रकम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है आम शहरियों के लिए और उन लोगों के लिए जो सर्विस के दौरान, नौकरी के दौरान जख्मी होते हैं या अपनी जान गंवाते हैं। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पर।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप और एक पड़ाव पर हम दाखिल हुए हैं। अब यहाँ से खबरों को देंगे रफ्तार और फटाफट से कुछ बड़ी और अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। बात सिम फरोशों के हवाले से भी करेंगे जो सिम बेचने का काम करते हैं, क्योंकि कई एक जगहों से मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल करने की शिकायतें मौसूल हुई है, सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल करने की शिकायतें मौसूल हुई है और इस हवाले से अब पुलिस ने सिम फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। और जम्मू पुलिस की तरफ से इस हवाले से कई मकामात पर छापे भी मारे गए, मुआयना किया गया, कई मकामात की तलाश भी ली गई और जो सिम फरोश है उनसे जांच पड़ताल भी की गई और साथ ही साथ जो उनके दस्तावेज़ात हैं वो भी चेक किए गए कि क्या इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, वेरिफिकेशन उनकी चेक हुई। और वहीं आपको बता दें कि जम्मू सूबे में और ख़ासकर डोडा में जो VPN का इस्तेमाल है उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, कड़ी नज़र रखी जा रही है और कई लोगों से इस हवाले से पूछताछ भी हुई है जो लोग VPN का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही VPN पर डोडा में पाबंदी आयद कर दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें मौसूल हो रही है कि कुछ लोग VPN का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है, कई मकामात पर छापामारी भी हुई है, कई लोगों से पूछताछ भी हुई है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, विकास हमारे साथ है। विकास, अब अपडेट कीजिएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि सिम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अब मज़ीद सख्त हुई है और ख़ासकर जो लोग VPN का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू होनी जारी है। मज़ीद क्या कुछ तफसीलात आपके पास है, क्या किस तरह की गिरफ्तारी भी हुई है? जी, पहले तो बता दें आपको कि जम्मू पुलिस ने जो कि सिम कार्ड विक्रेताओं हैं दुकानों पर जो कि जम्मू अभियान डोडा पुलिस के जिले में VPN जितने भी उपयोक्ता हैं उन पर जो है शिकंजा कसा है। SSP जम्मू के निर्देश पर SP साउथ द्वारा जो है शुरू किए गए अभियान में जितने भी पुलिस के दूरसंचार नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने वाले दुकानदार है, मोबाइल कनेक्शन जो है उन पर जो है पूरी जो है शिकंजा जो है कसा है। सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर केंद्रित निरीक्षण पूरे SHO और IPS द्वारा किए गए अभियान के दौरान सभी जितनी भी दुकानदार बौद्धिक है उन पर दौरा किया और पिछले जारी किए गए डेटा सभी रिकॉर्ड की गहन जांच की। दुकानदारों को सहित निर्देश दिया गया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार सभी ग्राहकों को सटीक, पूर्ण और रिकॉर्ड बनाए रखें, जिसमें सिम कार्ड जारी किए गए हैं। वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड अगर हम VPN के उपयोग की बात करें, प्रतिबंध के संबंध जिला प्रशासन डोडा द्वारा आदेश पर सख्ती से पालन करते हुए अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पुलिस के अगर बात करें SSP जम्मू के द्वारा जो है SSP साउथ के द्वारा जो SP साउथ के द्वारा जो है पूरा यहाँ पर दुकानों पर शिकंजा करते हुए निगरानी जो है की गई है। डोडा द्वारा जो है आदेश पर सख्ती के पालन जो है वो किए जा रहे हैं। जी विकास, ये बताइएगा कि क्या इस दौरान किसी किस्म का मवाद भी जब्त किया गया है, किसी तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है क्या वो भी जब्त किए गए हैं और क्या कुछ मज़ीद हिदायत इन जो सिम फरोश है, सिम दुकानदारों को क्या कुछ हिदायत मज़ीद दी गई है? जी, दुकानदारों को बिल्कुल जो है हिदायत जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी गई है और कुछ दुकानदारों पर जो है शिकंजा करते हुए डाटा जो है और वेरिफिकेशन जो है वो की गई है, पहचान पत्र की उनसे बात की गई है और उनसे जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ली गई है। वेरिफिकेशन के जो उनके दुकानदारों के हैं वो उनसे लिए गए हैं। पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। फिलहाल जो कि VPN जो कि आपको बता दें फिर से जो कि VPN के उपयोग का प्रतिबंध जिला प्रशासन डोडा के द्वारा जो है आदेश दिए गए थे, उसी के जो है चलते हुए जो है SSP जम्मू के निरीक्षण में SP साउथ के द्वारा जो है इस तरीके के जो कि पूरा अभियान जो है चलाया गया, जिसमें दुकानदारों को इंटरनेट प्रतिबंध द्वारा तेजी से जो है कार्रवाई करते हुए कानून पर पहचान की और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। विकास कुमार तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खासकर सिम फरोश को सख्त हिदायत दी गई है कि वो किसी तरह की सिम जो है वो यूज़र को ना दे कि वो उसका गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही है। एक तो VPN का गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे कुछ लोग हैं जो सिम का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात भारत तुर्किया ताल्लुकात के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में तुर्किया ने पाकिस्तान की हिमायत की थी, अब उसका नुकसान भी उसको उठाना पड़ रहा है। और मज़ीद 3 यूनिवर्सिटियों ने तुर्की के साथ अपने MOUs मुस्तरद कर दिए हैं, मनसूख किए हैं। जो ताजर है, जो बिजनेसमैन है, वो भी तुर्की के सामान का बायकॉट करते हैं। अगरचे ऑफिशियली सरकार की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो शहरी है हिंदुस्तान के उनमें लगातार तुर्की के खिलाफ गुस्सा है और वो तुर्की के सामान का बायकॉट कर रहे हैं।
और आपको बता दें कि ये जो MOUs मनसूख किए गए हैं, ये इसमें कहा गया कि कौमी सलामती के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ ने जो तुर्की की यूनिवर्सिटी है उनके खिलाफ अपने MOUs जो है वो मनसूख कर दिए हैं। CSJM कानपुर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जो इस्तांबुल की यूनिवर्सिटी है तुर्किया की, उनके साथ अपने MOUs मुस्तरद कर दिए। और आपको याद होगा कि इससे पहले JNU, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी अपने MOUs मनसूख किए थे। साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि जो ट्रेडर्स हैं भारत के, वो भी लगातार तुर्की के जो सामान है उसका बायकॉट कर रहे हैं, और ख़ासकर जो टूरिस्ट्स हैं वो भी बायकॉट कर रहे हैं। और जो टूरिस्ट्स हैं तुर्की में, उनमें काफ़ी ग्राउंड देखी गई है, क्योंकि लगातार जो भारत के टूरिस्ट वहाँ जाते थे, विज़िट करते थे, वो भी अब नहीं जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने जो बुकिंग है वो कैंसिल की है, और इस तरह से जो तुर्किया है उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ से जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ में, क्योंकि कई जो एजुकेशन से रिलेटेड मेमोरेंडम्स थे वो मनसूख कर दिए गए हैं, और छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो CSJMU, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मेमोरेंडम है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ वो फ़िलहाल मनसूख किया जाता है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की हिमायत की थी और कौमी सलामती के पेश नज़र ये फैसला लिया गया, तो कुल मिलाकर जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, उसका नुकसान भी अब तुर्किया को उठाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं कि मामला अदालतों तक भी पहुंच गया है, और जहां पर भारत सरकार की जानिब से तिजारती सतह पर जो ताल्लुकात थे वो कम करने या मुनक़ता करने का फैसला किया गया, तो तुर्की की एक बड़ी कंपनी सेलेबी, जिसका एक बड़ा कारोबार भारत के अंदर चलता है, उसकी जानिब से अदालत जाने का फैसला किया गया, और दारुल-हुकूमत दिल्ली से लिए गए फैसले को चैलेंज किया गया है। सेलेबी एविएशन जिसने कोर्ट के अंदर इस मामले में जो भारतीय हुकाम है उसको ले जाने की कोशिश की है, और ये भी कहा कि ये तकरीबन 3791 नौकरियां ख़त्म करेगा, और जो इन्वेस्टर्स का एतमाद है उसको भी ख़त्म करना, इसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो इस फैसले को चैलेंज किया गया सेलेबी कंपनी की तरफ से। टर्की बेस्ड जो सेलेबी है वो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग भारत के अंदर करती है, एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशंस में बड़ा कलीदी किरदार है। उसने लीगल चैलेंज भारत सरकार के फैसले को किया है, और कहा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर इस तरह का फैसला ये जो सेलेबी एविएशन है उसके लिए नहीं लिया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है, बगैर किसी अहम वजह के, किसी रीज़न के अब इस तरह का फैसला लेना ये ठीक नहीं है। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि टर्की का जो पाकिस्तान की हिमायत वाला स्टांस था, उस पर नाराज़गी भारत के अंदर है। कारोबारियों ने बायकॉट की एक मुहिम चला रखी है। भारत सरकार ने जुमेरात को एक फैसला लिया था सेलेबी सिक्योरिटी क्लियरेंस के सिलसिले में। कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में उन्होंने ये फैसला लिया है, और इस कंपनी को काम करने से रोका गया। अब खबर यह है कि एयर इंडिया, जिसके टॉप ऑफिशियल्स थे इंडिगोज़ की, और जो टर्किश एयरलाइन का टाई अप था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होते हुए सरगर्मियाँ देख रहे हैं। लेकिन जो बिजनेस इम्पैक्ट है, सिक्योरिटी कंसर्न बताते हुए इस्तांबुल या तुर्की की जो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट थी, उसके बाद सेलेबी के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो अब इस सिलसिले में अदालत चली गई है, और 3,500 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। प्लस इन्वेस्टर्स का एतमाद पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये एक बार फिर से वो तमाम लोग कह रहे हैं जो भारत के इस फैसले से जिनको धचका लगा। एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट कैंसिल हो रहे हैं, MOUs वापस लिए जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वक्त ये सूरत हाल है कि किसी भी तरीके से इस वक्त सेलेबी को कोई मौका दिया जाए, इसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के एक फैसले की भी करते हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के दौरान कोई शख्स अगर ज़ख्मी होता था या किसी की जान चली जाती थी, तो सरकार की जानिब से एक्स ग्रेशिया के नाम पर एक मखसूस रकम दी जाती थी। लेकिन वो जो पहले रकम थी, बहुत सारी जगहों पर उसको दुगना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के सरकार के फैसले के मुताबिक एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो था सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत बढ़ा दी गई है, और पुरतशद्दुद वाक़यात में
या कहीं पर सिविल कमोशन के दौरान किसी को नुकसान होता है तो उस पर सरकार की जानिब से जो पहले रकम दी जाती थी उसमें इजाफा किया गया है। अगर कोई आम शहरी जख्मी हुआ है तो सेंट्रली स्कीम के तहत उसको पुरतशद्दुद वाक़े में कहीं नुकसान उठा चुका है, 5 लाख रुपए जो है वो उसको दिए जाएंगे। और अगर मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए, और इसके अलावा इसको बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। अगर शहरी की मौत होती है, जो 1 लाख रुपए मिलता था वो 2.5 लाख रुपए अब मिलेगा, जो तकरीबन 250% तक बढ़ाया गया है। परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होती है वायलेंस से, तशद्दुद से, सिविल कमोशन से, तो एक्स ग्रेशिया 75,000 दिया जाता था, वो 1.5 लाख दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख के आसपास। एक्स सर्विसमैन, पुलिस का कोई रिटायर्ड एहलकार है तो एक्स ग्रेशिया 200% बढ़ाया गया है। जो 2 लाख रुपए पहले उसको मिलता था वो 4 लाख रुपए मिलेगा, और अगर माजूर हो जाता है, परमानेंटली वो डिसेबल हो जाता है, तो एक्स ग्रेशिया उसको 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख अब कर दिया गया जो मिलेगा। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के दौरान मौत होती है तो 2 लाख रुपए मिलता था, वो 5 लाख रुपए मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। परमानेंट डिसेबिलिटी होती है मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के दौरान तो एक्स ग्रेशिया 1.5 लाख तक दिया जाएगा। एसआरई स्कीम के तहत सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड जो वीडीजीज हैं, अगर उनकी मौत होती है तो एक्स ग्रेशिया 1 लाख रुपए मिलता था, वो 2.5 लाख कर दिया गया है, और 1.5 लाख रुपए मिलेगा अगर कोई वीडीजी जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात की अंजामदही के दौरान जख्मी हुआ है और वो परमानेंटली डिसेबल हो गया है। कोई सरकारी मुलाजिम है, तशद्दुद के दौरान उसकी मौत होती है तो 500% उसके लिए एक्स ग्रेशिया बढ़ाया गया है, 5 लाख तक पहुंचा दिया गया है, जो पहले 1 लाख था। अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए उसको सरकारी खजाने से एक्स ग्रेशिया मिलेगा। मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए सरकारी इदारों में खिदमात की अंजामदही के दौरान जिन लोगों की जानें गई हैं या जाती रही हैं, उन सब लोगों के लिए भी ख्याल रखा गया है। लेकिन नेक्स्ट ऑफ किन्स या जो शोहदा है, आम शहरी हैं, एक्स पुलिसमैन हैं, वीडीजीज हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इज्जत के साथ, शान शौकत के साथ ज़िंदगी बसर करें, माली तौर पर कोई मुश्किलात ना आए, इसके लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तब्दीलियाँ हुई हैं जो हमने आपके सामने रख दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात महकमे जल शक्ति की करते हैं, और आपको बता दें कि महकमे जल शक्ति की हमेशा कोशिश रही है कि लोगों तक पीने के साफ पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। और इस हवाले से आपको बता दें कि एक जांच की गई है और करीबन 6000 गाँव में सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। करीबन 3 लाख के करीब नमूनों की जाँच की गई है और पता चला है कि आलूदगी की शरह सिर्फ पीने के पानी में सिर्फ 0.03% जाहिर की गई है, जबकि हम कौमी औसत की बात करें तो वो 4.1 है, लेकिन इससे भी कम यानी 0.03% इसमें जो आलूदगी की शरह है वो जाहिर की गई है। आपको बता दें कि इस हवाले से रेगुलर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उस हवाले से ये प्रोग्राम चलाया गया जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से, जिस दौरान 2,66,000 जो पानी के सैंपल्स थे वो कलेक्ट किए गए और करीबन 6,122 गाँवों में ही कलेक्ट किए गए जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दरमियान। और जब इसकी टेस्टिंग हुई तो पता चला कि जो इसमें कंटामिनेटेड वाटर है या कंटामिनेटेड जो रेट है वो सिर्फ 0.03% है, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 4.1% है, और उससे भी कम इसमें जो आलूदगी की सतह है वो दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर का जो पानी कहीं ना कहीं साफ़ माना जा रहा है, क्योंकि इस बड़े सैंपल में एक बड़ा सैंपल किया गया जिसमें सिर्फ बहुत कम तादाद में जो आलूदगी की शरह है वो पाई गई है। और इससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के करीबन जो जहाँ पर भी पानी पाया जाता है लगभग वो साफ़ ही है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इरफान फाजिल मज़ीद जानकारी के साथ हमारे साथ है। इरफान, अपडेट कीजिएगा ये जो सैंपल कलेक्ट किया गया है किस तरह से जांच हुई और क्या कुछ इसमें मज़ीद कहा गया? देखिए ज़हूर, जहां तक आपने जल शक्ति डिपार्टमेंट को लेकर और टेस्ट्स के हवाले से बात की गई, सबसे पहले मैं वादिया कश्मीर को लेकर बात करूंगा। यहाँ पानी का एक जखीरा है और जहां तक हमें भी याद है यहाँ पर पानी जो चश्मों में है या खास तौर पर अगर देखा जाए काफी ज्यादा साफ शफाफ पाया जाता था, उसमें एक क्वालिटी होती थी।
मगर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मामला बने जिसकी वजह से बीच में पानी खराब हो गया, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रेनफॉल वगैरह की जो सिचुएशन हो जाती है, तो जिस तरीके से पानी के जो कंटेमिनेटेड जो वाटर है वो दिखाई देता है। अब जहां तक आपने जल शक्ति को लेकर बात की गई है, इसमें वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो है खास तौर पर कैरी भी की गई है, जो इंक्लूडेड, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी लेवल के साथ साथ 20 डिस्ट्रिक्टों को लेकर NABL एग्रीगेटेड लेबोरेटरीज है, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर इन वाटर सैंपल्स को टेस्ट किया गया सब डिविजनल टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ, जिसमें ये रेट पाई जा रही है कि जहां तक हम, जैसे आपने खुद कहा कि नेशनल एवरेज जो है वो 4.1 है, मगर रिवील्ड कंटेमिनेशन जो रेट इस वक्त आ रही है वो 0.03 है। यानी हम ये कह सकते हैं ये खुशाइन बात है, एक अच्छी बात है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन सैंपल्स के साथ साथ कई सारे रिमीडियल एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट आए रोज वाटर सप्लाई को सेव करने के लिए एक रेगुलेटरी मॉनिटरिंग प्रोग्राम कर रहा है, जिसमें हमने देखा कि पूरे इस्टेब्लिशमेंट सिस्टम्स, लेबोरेटरी जो फैसिलिटीज है उस पे बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जांच हो रही है। तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेटा जहां तक 78 सैंपल्स है, जिसमें तकरीबन मैं कहूंगा एक सीजनल रेनफॉल के साथ ये सारी चीजें जज भी की जाती है, जो आज भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जहां 25-26 को लेकर मैं बात करूं, 25,000 सैंपल जो है ऑलरेडी टेस्ट किए गए हैं, और उसमें अभी तक कोई भी यानी ऐसा केस नहीं आया है जिसमें हम कह सकते हैं कि कंटेमिनेटेड या ओवरडेटेड वाटर है। तो कह सकते हैं कि ये अच्छी खुशाइन कदम है, मगर दूसरी जानिब ये भी है कि जल से जल जीवन है, और जल के साथ साथ कोशिश यही की जा रही है कि डिपार्टमेंट से लोगों तक एक अच्छा पानी पहुंचाया जाए। तो इरफान, इस क्या ये माना जाए, क्योंकि जिस तरह से बड़ा सैंपल किया गया है, सिर्फ 0.03% इसमें कॉन्टिमिनेटेड रेट दर्ज की गई है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो ग्राउंड वाटर है कहीं ना कहीं वो पीने के काबिल है, वो साफ़ ही है? देखिए, एज कंपेयर टू अदर स्टेट जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि वादी कश्मीर में चश्मों को लेकर बात करें, स्प्रिंग्स है, बाकी है, यहाँ पानी साफ और शफाफ था। अब जिस तरीके से अब आलूदगी हुई तो उसका असर पानी में भी दिखाई दे रहा है। तो एज कंपेयर टू अदर स्टेट जाहिर सी बात है वादी कश्मीर का पानी ग्राउंड लेवल को लेकर, ग्राउंड जो वाटर है वो बनिस्बत साफ भी है और शफाफ भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि जो इस हवाले से सैंपल किया गया है और इसमें कम फीसदी शरह जो है वो कंटेमिनेटेड रेट जो है वो पाई गई है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये सैंपल किया गया, जिनमें करीबन 6000 से ज़ायद इलाकों से सैंपल कलेक्ट किए गए, 3 लाख के करीब सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए और 6000 इलाकों से ये सैंपल लाए गए, लेकिन कुल मिलाकर जो पानी की शरह है, ख़ासकर उसमें जो कंटेमिनेटेड रेट है वो कम पाई गई है, जो कौमी सतह है उससे भी कम पाई गई है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और जंगबंदी के हवाले से जो हमने पहली खबर आप तक पहुंचाई थी कि आज मुलाकात होगी, लेकिन उस हवाले से बड़ा अपडेट आ रहा है कि जंगबंदी पर आज मुलाकात नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि DGMOs की मीटिंग नहीं होगी। फौज की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि जंगबंदी आज ख़त्म नहीं हो रही है, जंगबंदी की मियाद फ़िलहाल ख़त्म नहीं होगी। और ये बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट आपके सामने रखते हैं कि जंगबंदी के हवाले से जो आज जब मीटिंग होनी थी, DGMOs की हॉटलाइन पर उन्हें बात करनी थी, चौथे दौर की मीटिंग थी, लेकिन फ़िलहाल अपडेट ये है कि ये मीटिंग, ये मुलाकात अब नहीं होगी। DGMOs, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान और भारत के, वो आपस में बातचीत नहीं करेंगे और जंगबंदी आज ख़त्म नहीं हो रही है। ये कंफर्मेशन हो गई है ऑफिशियली। पहले आपके सामने हमने खबर बताई थी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल की एक और बातचीत आज लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ पाकिस्तान की तरफ से और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भारत की तरफ से आज नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि हो गई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है कि जो 12 तारीख को मीटिंग हुई थी, दोनों की मुलाकात हुई थी, उस दिन जो एग्रीमेंट के मुताबिक बात हुई थी उसकी कोई मियाद खत्म नहीं हो रही, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी 18 तक या इससे आगे भी उसी फैसले के मुताबिक जो पिछले दिनों हमने 12 तारीख को होते हुए देखा। दोनों ने कहा कि हम जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक करेंगे। 12 तारीख को जो इजलास हुआ उसमें फैसला हुआ कि फ़िलहाल कंटिन्यू रहेगा सीज़ फायर। 18 तारीख कोई भी इसकी आखिरी डेट नहीं है, ये फ़ौज ने कन्फर्म कर दिया है, और जंगबंदी पर आज कोई भी मीटिंग DGMO लेवल की नहीं होगी। दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई। ये जो पुरतराव माहौल बना था, बेचैनी सी थी, कई लोग ये लिख रहे थे कि शायद आज सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद क्या शायद कुछ दिन और बढ़ाया जा सकता है,
मगर उस पर फौज ने कंफर्म कर दिया है और जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट से खबर चला भी रहे थे, हमने भी चलाई, इस पर भी कंफर्मेशन आ गई है डीजीएमओ लेवल की। आज कोई इस तरह का शेड्यूल नहीं है जहां पर आज बातचीत होगी, टॉक्स होंगी, और देयर इज नो एक्सपायरी डेट टू इट। जो 12 तारीख को फैसला हो उसके बाद इसकी मियाद कहीं खत्म नहीं हो रही, यानी सीज फायर कंटिन्यू है, इसकी कंफर्मेशन हो गई है। तो अब आइंदा दिनों में मजीद अगर डीजीएमओ लेवल की कोई बातचीत होती है, फौज की जानिब से कोई या दिफाई तर्जुमान की तरफ से या डिफेंस स्पोक्स पर्सन की तरफ से इस पर कोई बयान दिया जा सकता है, तभी इस पर मजीद तफसीलात हम सब के सामने आएंगी। तब तक सीज फायर जो एज इट इज़ है वो चलता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मौसम की भी कर लेते हैं। एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर और महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों के अंदर मौसम विभाग ने मौसम बदलने की भी पहले से पेशेनगोई कर दी है, आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, और इन सब के बीच में ज़बरदस्त किस्म की गर्मी है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर जो इस वक्त हीट वेव है उसकी चपेट में हम देख रहे हैं। लाखों लोग आए हैं, वो लोग भी मुतासिर होते हैं जो कामकाज की गर्ज से बाहर निकलते हैं, और सिचुएशन यहाँ पर भी कोई ठीक नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। जहाँ पर आप देखेंगे तो मौसम इस हिसाब से चल रहा है या करवट ले रहा है, अचानक 30 से 35 और फिर 40 तक टेम्परेचर पहुँच गया है। और श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर हालात ये हैं कि जहाँ पर मौसम बहुत हद तक ठीक रहता था, जम्मू में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पिछले 24 घंटों में पहुंचा, और कश्मीर में 32 के आसपास टेम्परेचर पहुंचा। ये हालात इस वक्त हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा हालात क्या है। इधर महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर की प्रेडिक्शन भी कर दी है। ये भी खबरदार कर दिया गया है कि हामला खवातीन, छोटे बच्चे, बूढ़े और पहले से मौजूद जो सेहत की हालतों में मुब्तला अफराद हैं, सबसे ज़्यादा उनको ख़तरे का सामना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर दोनों डिवीज़न में दिन के वक्त दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा है, लेकिन हफ्ते के आखिर में कुछ राहत मिलने का भी इम्कान है। एतवार यानी आज की शाम से अलग थलग इलाकों में बारिश और हल्की गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की गई है। तवक्को की जा रही है कि ये जो वेट स्पेल चलेगा पीर तक कुछ हिस्सों में जारी रहेगा, जिससे बढ़ते हुए दर्जा हरारत में आर्जी रिलीफ शायद लोगों को मिल सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में भी एतवार को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड के अंदर 32.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। आज 41 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो चला जाएगा, दोबारा से इसको क्रॉस ओवर कर सकता है। इसी तरीके से शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पहलगाम में भी 27 के आसपास, कुपवाड़ा में 29, कुकरनाग में 30, गुलमर्ग में 22, जम्मू के बानिहाल में 30, बटोत में 30.9, भद्रवाह में 30.4, कटरा में 37 से ज़्यादा, लेह के अंदर 19, राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ के अंदर भी जहां पर 30 प्लस इस वक्त टेम्परेचर जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू मौसम थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ शायद हो सकता है कि आइंदा दिनों में मिले। और इसमें महकमा मौसमियात ने फिलहाल प्रेडिक्ट कर दिया है, तवक्को की जानी चाहिए कि थोड़ी सी सही मगर राहत आज और कल मिल सकती है। एक नवीद महकमा मौसमियात ने सुनाई है। लेकिन दारुल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दीगर कई बड़े और छोटे शहरों के अंदर यहाँ तक के गांव देहात भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं, और लू या हीट वेव इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसमें ज़्यादातर लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उन लोगों की भी करते हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी का गलत फ़ायदा उठाया है और अब पुलिस ने उनके खिलाफ शिकंजा कसा है। बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की, जहां पर उन्होंने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। 5 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले का पर्दा जम्मू कश्मीर पुलिस ने फाश किया है, और इस ज़मन में 7 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। मुल्जिमान में जम्मू कश्मीर बैंक का एक साबिक जो बैंक मैनेजर है वो भी शामिल है। उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि 5 करोड़ रुपए के बैंक लोन का जो ये मामला है, घोटाला है, उसके खिलाफ अब पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी ज़िला में 5 करोड़ रुपए के कर्ज का जो घोटाला है उसमें मुलविस साबिक बैंक मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। और इस हवाले से बताया गया कि इस स्कैंडल, ये घोटाला जो है साल 2023 में सामने आया था, और इसमें शामिल 2 अहम साजिशी अफराद J&K बैंक राजौरी ब्रांच के साबिक मैनेजर जितेंद्र सिंह और पुंछ में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से बर्खास्त शुदा मुलाजिम सलीम यूसुफ भट्टी। बताया जा रहा है कि इस वक्त जेल में कैद है। इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जम्मू क्राइम ब्रांच के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन दोनों
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसके खिलाफ बनाई गई है और इन दोनों समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद बदनवानी अदालत राजौरी में नई चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में जो दीगर मुल्जिम हैं उनमें मोहम्मद शफी का नाम भी सामने आ रहा है और जाली शनाख्त के हवाले से वक़ार अहमद, ज़हीर अहमद, ज़फ़र इकबाल, मोहम्मद शकील इनका ताल्लुक पूंछ से हैं और ये भी इसमें मुलव्वस बताए जा रहे हैं। इससे कबल क्राइम ब्रांच ने इब्तिदाई चार्जशीट में 4 अफराद मोहम्मद अल्ताफ़, इसकी अहलिया रुखसाना तबस्सुम, जाहिदा परवीन और सलीम यूसुफ भट्टी के खिलाफ दाखिल की थी। ये मुकदमा जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल ऑफिस जम्मू के चीफ मैनेजर की तहरीरी शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सलीम भट्टी और इसके साथियों ने वाटरशेड कमेटी लिसाना ब्रांच पूंछ के गैर फाल अकाउंट्स को दोबारा फाल किया। मुल्जिमान ने इन अकाउंट्स के नाम तब्दील करवाए, जाली तनख्वाह के असनाद और तस्दीकी खतूत जो है वो तैयार किए, गैर मौजूद अफराद को जाली सरकारी मुलाजिम जाहिर करके उनके नाम पर ज़ाती कर्जे, कैश क्रेडिट लोन और कार लोन जो है वो हासिल किए गए और 2 ब्रांचों में जाली सरकारी अकाउंट्स भी खोले गए हैं। शुरू में उन्होंने मुख्तलिफ ब्रांचों के ज़रिए इन जाली और वाटरशेड कमेटी के अकाउंट्स में रकूम जमा करवाए, फिर जाली इख्तियारी खतूत के ज़रिए ब्रांचों को हिदायत दी गई कि तनख्वाहें मुल्जिमान की ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल की जाए और इस तरह मुल्जिमान ने मुख्तलिफ ब्रांचों से तकरीबन 5 करोड़ रुपए के कर्जे फ्रॉड के ज़रिए, घोटाले के ज़रिए हासिल किए हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाई तेज़ हुई है और ये 7 मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। चलिए, प्रोग्राम के आखिर में सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको एक खबर बताते चलें, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर पुरतनाव और गैर यकीनी सूरत हाल की बात की जा रही थी। चर्चे थे पूरे मुल्क के अंदर। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि फैसले या इकदाम का असर और इन पर खबरें, तज्जिया और तबसरा होता रहा, लेकिन इन सब के बीच में यात्रियों का भी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं जिनने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस बार जाना है। अमरनाथ यात्रा में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है वो भी काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा है और भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव या इस टेंशन के बीच किसी भी तरीके से जहां सरहदी इलाकों में मामूल की जिंदगी रुकी, थम सी गई, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रियों को ये मुश्किल सूरत हाल इस वक्त नहीं रोक सकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रियों की जो 3 जुलाई से शुरू होगी, 9 अगस्त तक चलेगी, उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। पूरे मुल्क से अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए 3.5 लाख अमरनाथ यात्रियों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा ली गई है। ये भी कहा गया कि 2000 के आसपास ऐसे यात्री हैं जिनको जून के मिड में जो यात्री निवास है वहाँ पर रखा जाएगा। एक दिन में आप देखेंगे जैसे जैसे काफिले आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन लोगों को रखा जाएगा। और साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से भी अमरनाथ यात्रा का जो बेस कैंप है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को 20 जून के बाद दे दिया जाएगा। भगवती नगर बेस कैंप यात्री निवास जो है, रिपेयर वर्क वहाँ पर भी चल रहा है। और इसके अलावा पहला बैच जम्मू से यात्री निवास से जो रवाना होगा वो जुलाई 2 को निकलेगा और पहलगाम बालतल रूट से दोनों जगहों से यात्रियों का 4 या 5 हज़ार के आसपास ये जो यात्री हैं वो निकलने के लिए तैयारी करेंगे। इसी तरीके से 14 अप्रैल से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, अब तक कुल मिलाकर 1 महीना और 4 दिन या 32-33 दिनों के दौरान 3.5 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और यात्रा के लिए जिस हिसाब का जोश, जिस हिसाब की तैयारियाँ और जिस हिसाब का उत्साह हम देख रहे हैं, किसी भी सूरत हाल ने यात्रियों के उत्साह में उनके जज्बात को या उनके इस एंथुसियास्टिक अप्रोच को कम नहीं किया। और 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक यात्रा के लिए तैयारियां कर चुके हैं। 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त 2025 को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर ये ख़त्म कर दी जाएगी और इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। चलिए 10 बजने वाले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो खबरों का एक और बुलेटिन आप तक पहुंचेगा JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ पर। जो प्रोग्रामिंग में आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला था, कोशिश करेंगे कल से दोबारा से वो शुरू किया जा सके। आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवामी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो हुकूमती इदारों तक, जिम्मेदारान तक पहुँच सकें। आप अपनी बात फ़ोन कॉल के ज़रिए ज़रूर कल से रखिएगा और आपसे वादा रहा कि कल 9:45 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। लेकिन आज इस स्टूडियो की घड़ियां में आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। प्रोग्राम सलाम JK में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।